जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ही वक़्त में दुनिया के 3 अलग-अलग फ्रंट पर जियोपॉलिटिकल जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तिब्बत पर यूएस-चाइना कन्फ्रंटेशन, जो कि यूएस बायपारटिसन बिल लेकर आ रहा है तिब्बत को लेकर, और रशिया-जापान के बीच में जो कुरील आइलैंड है, उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट में भी इन डिस्प्यूटेड आइलैंड पर प्रेज़िडेंट पुतिन की विज़िट रही, जिसको लेकर जापान में काफ़ी नाराज़गी राइट। साथ ही रेड फूट ब्लास्ट को लेकर जो पिछले वर्ष नवंबर में हुआ था, यूएनएससी की रिपोर्ट आई है और जिसमें उन्होंने अल-कायदा पर सीधा बताया है कि अल-कायदा इसके पीछे रहा। तो ये अलग-अलग 3 स्टोरीज़ आपको लग सकती है, लेकिन एशिया में एक लार्जर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का क्या ये सारी चीज़ें सिग्नल देती हैं? तो इन सबको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि क्या किस तरह से अमेरिका जो है वो बायपार्टिसन अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और जो तिब्बत के जो लोग हैं, उनको जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप के साथ यूएस के साथ एंगेजमेंट और साथ ही स्ट्रेंथन करने के लिए तिब्बत को सेल्फ डिटरमिनेशन का और सपोर्ट करने की बात करता है। और साथ ही जो हम जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में ये एक तनातनी ज़रूर पैदा कर सकता है, क्योंकि चाइना तिब्बत पर अपना क्लेम करता है। साथ ही रशिया के जो प्रेज़िडेंट, जैसे मैंने बताया कि वो कुरील आइलैंड पे पहुँचे, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है। जापान ने क्यों इतनी नाराज़गी जताई, इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। और तीसरा जो मुद्दा है, यूएनएससी की रिपोर्ट। तो इन तीनों मुद्दों को विस्तार से समझेंगे और इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत-बहुत सर स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपका और आपके चैनल, आपके जो व्यूअर्स हैं। कल ही मेरे काफ़ी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं ब्रिगेडियर साहब, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो बच्चों को गाइड करते हैं आर्म फोर्सेस में आने के लिए। तो बच्चे जो जो पढ़ते हैं वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपको चैनल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, और उनको बहुत फ़ायदा होता है आपके चैनल से। ये फीडबैक मेरे को एक अलग सोर्स से मिला है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं बता दूं, और ये एक बहुत सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके लिए काम करेगा। ये इसी के बहुत साथ ही आते हैं सबसे पहला चीज़ जो चाहते हैं मुझे डिस्कस करने के लिए, वो है जी, तिब्बत के बारे में। ना जी, हमें समझना पड़ेगा कि तिब्बत है क्या। तिब्बत जो है अभी हमें देखना पड़ेगा कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट एक देश हुआ करता था। पर्टिकुलरली आप अगर देखेंगे 1912 से लेके ये करीब करीब 1952 तक, करीब 39 ईयर्स के आसपास आप अगर देखेंगे, ये तकरीबन फ्रीडम का हालत पूरा क्लैरिटी के साथ, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ 1912, क्योंकि जो क्वीन डायनेस्टी है, उससे पहले क्वीन डायनेस्टी चाइना को पूरा कंट्रोल करता था, रूल करते थे। क्वीन डायनेस्टी की जो कोलैप्स है, ये 1911 की एंड और 12 के शुरू में हुआ। और उसके बाद तिब्बत जो है, जिसको उन्होंने काफ़ी हद तक कैप्चर करके या डोमिनेट करके रखा था, ये एक फ्रीडम, एक टोटल इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। और तिब्बत का एक जो फिलेटली मैप अगर देखेंगे, वो चाइना के मैप में तिब्बत को उन्होंने दिखा रखे हैं 1912-13 से लेके 1937 तक। उसके बाद धीरे 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 उसको मिटाते गए हैं या उसको ब्लर करते गए हैं। लेकिन तिब्बत का हकीकत ग्राउंड के ऊपर जो परिस्थिति है, ये 1952 के करीब करीब तक ये टोटल इंडिपेंडेंट कंट्री इसको माना जाता है। हालांकि अभी मैं कुछ कहने जा रहा हूं, उसको फर्दर डिफाइन करेगा। सबसे पहले चाइना। चाइना का जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन हुआ था 1949 को, जब उनका पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक कम्युनिस्ट आर्किटेक्चर के नीचे ये रेज हुई थी। और कम्युनिस्ट आर्किटेक्चर जो है, उससे पहले काफी लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। आरओसी, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक दूसरा एक पहलू या एक वर्टिकल हुआ करता था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऊपर या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वो काफी फर्दर करते थे। तो डेमोक्रेसी जब कामयाब नहीं हुआ, तो उसको हरा के ये जो ऑटोक्रेटिक या कम्युनिस्ट शासन है, ये शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 के सबसे सुप्रीम लीडर वहां होते थे माओ सेतुंग।
माओ तंग का जो भावनाएं हैं, अगर आप देखेंगे 1922 से लेके 1949 तक हमेशा वो कहते थे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, कि तिब्बत इज द पाम। वो कहते थे तिब्बत इज द पाम विथ 5 फिंगर्स। एंड 5 फिंगर में वो ईस्टर्न लद्दाख से गिनती करते थे, ईस्टर्न लद्दाख, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद आते थे वो सिक्किम, उसके बाद आते थे अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम के बाद आपका आ जाता था अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आपका एक जगह रह गया आपका भूटान। ये जो 5 फिंगर्स अलग अलग हैं, 5 फिंगर्स को वो इसको अंडरस्कोर करके बार बार बोलते थे कि इट इज द जॉब ऑफ चाइना टू लिबरेट ऑल द 5 फिंगर्स। इट इज जॉब ऑफ चाइना टू लिबरेट ऑल द 5 फिंगर्स। कभी ना कभी, हो सकता है 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, उन्होंने उस समय बताए थे। और साथ ही उन्होंने वो टाइम टू टाइम हाईलाइट करते थे। उस समय जिनजियांग प्रोविंस नहीं हुआ करता था। जिनजियांग प्रोविंस ये तो 1949 से पहले, ये अक्टूबर को रेज हुआ, ये अगस्त के महीने में उन्होंने इन्वेजिंग फोर्स भेज दिया था जिनजियांग के अंदर। जिनजियांग नाम जो है वो बाद में दिया उन्होंने, उससे पहले नाम होता था ईस्ट तुर्किस्तान। ईस्ट तुर्किस्तान का बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ होता था, ईस्टर्न लद्दाख के साथ जो है जुड़ा हुआ है। और काफी इतिहास मेरे को जानकारी है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इतना ही बहुत है। और उस समय जिनजियांग प्रोविंस जब भी इसका नाम रखा गया, तब से उसको माना गया था कि ये एक लैंड लॉक्ड प्रोविंस है, ये एक ऑटोनोमस रीजन है, लैंड लॉक्ड रीजन है ये। तो उसको कनेक्टिविटी के लिए वो तब से उन्होंने विचार किया था काराकोरम हाईवे, या उसको किसी भी तरह अरेबियन सी के साथ एक एक्सेस, सिक्योर एक्सेस चाहिए वार्म वाटर पोर्ट के लिए। तो इस तरह, जिसको आप सी पैक कहते हैं, तो उसकी शुरुआत तब की थी 1949। इसी तरह म्यांमार की तरह उधर सिंचुआन और यूनान प्रोविंस है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मीन्स उनका जो ईस्टर्न सी बोर्ड है उससे काफी दूर है। तो इसीलिए, और मलाक्का डायलेमा जो उन्होंने उस समय सोचा था, लेकिन 2005-7 के बीच में हुन जिनताओ ने बोला था उनके डॉक्ट्रिनल फिलोसॉफी में कि चाइना का सबसे बड़ा डायलेमा, सबसे बड़ा चुनौती है मलाक्का डायलेमा, क्योंकि उनका जो एनर्जी सिक्योरिटी इसी स्लॉक, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में से गुजरता है, और वो जाता है मलाक्का होके ईस्टर्न सी बोर्ड की तरह। ज्यादातर ऑयल जो है, उस समय की बात है, जापान हो, चाइना हो, ईस्ट एशिया की कोई भी देश हो, ज्यादातर ऑयल उनका मिडिल ईस्ट से जाता था। जापान के जैसे है 90% के करीब करीब जाता था उस समय, और चाइना का काफी हद तक बराबर परसेंटेज वो होता था। लेकिन आज के दिन में 83.7% ऑयल जो है इसी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन मलाक्का स्ट्रेट होके ईस्टर्न सीबोर्ड की तरह जाता है। नंबर 1, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता। नंबर 2, 1949 अक्टूबर, उसके बाद ये 1950 के आसपास जब उनका जिनजियांग का खत्म हो गया, वो तिब्बत में इन्वेजन शुरू किए थे। और तिब्बत का जो इन्वेजन, यानी कि पूरा कंसोलिडेशन किया उन्होंने, वो था मई के महीने में, मई 1951 को। मई 1951 को जो पूरा कंसोलिडेट किया तिब्बत के ऊपर, उसका मतलब वो तिब्बत के अंदर घुस आए थे। और तब तक हिंदुस्तान का पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिस हुआ करते थे। ब्रिटिश अनडिवाइडेड इंडिया का एम्पायर का उस समय काफी अंदर तक हुआ करते थे। एक होता था शिगात्से, एक होता था आपका उधर काशगर के आसपास एक होता था, जगह का नाम ग्यात्से। इसी तरह यहाँ पे भी यालोंग एक जगह होता था आपका सिक्किम के ऊपर। अलग अलग रास्ते होते थे। हमारे इंडियन ट्रूप्स वहां जाके एक्लेमेटाइज करके वो अंदर जाया करते थे तिब्बत के अंदर। तिब्बत को उस समय, एक समय था जब हिंदुस्तान बहुत सपोर्ट किया करता था, और एक समय हुआ अचानक हिंदुस्तान उनको सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो दूसरा कहानी है, आपका जो मेन सवाल है, ये समझना निहायत जरूरी है। चाइना का ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत का भी हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन ये इन्वेजन होने के बाद मई 1951 को जब उन्होंने पूरा कैप्चर किया और उन्होंने कंसोलिडेट किया, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था, 17 पॉइंट एग्रीमेंट। 17 पॉइंट एग्रीमेंट के तहत वो कुछ उन्होंने दिए थे कि ये तिब्बत से कुछ चंद एक डिमांड थे और चाइना की तरफ से कुछ एक
डिमांड थे। तो आपसी उन्होंने मेल मिलाप करके तिब्बत कह रहा था कि ऑटोनोमस स्टेटस होना चाहिए, उनका जाति को उसको बरकरार करके रखना चाहिए, उनका जो रिचुअल्स कस्टम्स ये जो प्रैक्टिसेस है वो पूरा बरकरार रहना चाहिए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे उनके जो 3 प्रोविंसेस हैं, आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था मैप के लिए, अगर वो मैप ला सकते हैं अच्छा रहेगा मैडम। सबसे पहला प्रोविंस है यूटी सांग। यूटी सांग जो प्रोविंस है ये सेंट्रल और पश्चिम की तरफ है। इसको आज के दिन में आप कह सकते हो यही एक बचा हुआ हिस्सा है जिसको आप तिब्बतन ऑटोनोमस प्रोविंस या ऑटोनोमस काउंसिल आप उसको मान सकते हैं या रीजन मान सकते हैं। ये सिर्फ एक 3 प्रोविंसेस हैं उनके, यूटी सांग एक है, दूसरा है आमदो, तीसरा है खाम। यूटी सांग जो है ये सेंट्रली लोकेटेड है। आमदो जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ तिब्बत है। ये आपका ग्यासू और जिंगजियांग एक जगह प्रोविंस है, इनके साथ ऑलरेडी मिल चुका है। 1965 को चाइना ने इतना एक स्मार्ट एक्ट किया कि इनको वो मिला दिया है। और खाम प्रोविंस जो है इसको सिंचुआन और यूनान प्रोविंस के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अभी बच गया तिब्बत का यूटी सांग। पूरा दुनिया में सब सो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। इसके अलावा वो टाइम टू टाइम उन्होंने क्या किया है, वो कल्चरल जेनोसाइड का मतलब यह है कि एजुकेशन को वेपनाइज करके उसको रीलोकेशन कैंप, और दूसरा उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए से जो एजुकेशन स्कूल्स हैं उनको अलग जगह में, पहली बात एक गांव एक्स में रहते थे मान लीजिए, वो गांव वालों को पूरा वहां से हटा के रीलोकेट करते थे, वहां पे हैन चाइनीज को लिया है। उससे क्या होता है कि ये नोमैडिक ट्राइब हुआ करते थे टिबेटन्स, और नोमैडिक ट्राइब होने के नाते एक नेचर के प्रति सबका एक श्रद्धा रहता है और विश्वास रहता है, और उनका जो रीति रिवाज ट्रेडिशन जो भी बात करेंगे वो नेचर के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो उसको खंडन करके वो हैन चाइनीज वो कहते हैं कि चाइनीज कल्चरल सोसाइटल वैल्यूज उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए वो बच्चों को अपने परिवार से अलग करके रेसिडेंशियल स्कूल में भेजते थे, नंबर 1। अभी वो हो रहा है। नंबर 2, जो परिवार है, फैमिली है, वो अलग थलग दूसरे कैंप में, री एजुकेशन कैंप में, जिसको आप बोलते हैं जिनजियांग प्रोविंस में होता है कि उसको क्या फोर्सिबल लेबर कैंप या अलग अलग नाम से उसको बोलते रहते हैं। तो इसी तरह ये फोर्सिबल लेबर कैंप होता है। वहां पे आपका फोर्स्ड एबॉर्शन है, आपका उधर फोर्स्ड मैरिजेस है, टिबेटन गर्ल्स को हैन चाइनीज के साथ शादी कराते हैं, और अपना जो कल्चरल वैल्यू है तो रीति रिवाज के मुताबिक वो फॉलो करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आप सिनिसाइजेशन का एक अहम पैराडाइम है, वो है कि वेपनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम सो एज टू अडॉप्ट चाइनीज मेथड ऑफ लाइवलीहुड ऑफ वे ऑफ लाइफ। पूरा कंप्लीट जो है टिबेटन्स को इस तरह उन्होंने कर दिया। यहां तक बात सुनने में मिल रहा है कि डीएनए जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, टिबेटन डीएनए को मैनिपुलेट करके वो हैन चाइनीज में उसको ये किया जा रहा है, वो हैन चाइनीज का जो डीएनए है टिबेटन्स के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। सो ये अलग अलग किस्म का है। पैंडेमिक का भी काफी सारे हैरेसमेंट हुआ है, लोग बहुत मरे हैं। इससे क्या होता है कि लोगों की जो डेथ की संख्या है बढ़ती जा रही है। मैं यही पे एक इशू खत्म करता हूं। देखिए, विश्व में अगर सेल्फ इमोलेशन की उदाहरण है तो यहीं पे तिब्बत में 169 लोग अंदर और तिब्बत के बाहर अपने आप को जला चुके हैं। आपका ध्यान में ले लेना चाहता हूं, वियतनाम में एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, एक, सिर्फ ओनली वन मॉन्क, उसने अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया था जब अमेरिकन फोर्सेस जो इन्वेड किए थे। एक सेल्फ इमोलेशन जो है वहां से धीरे धीरे ट्रिगर ऐसा फैलते गया, वो एक ऐसा एक उसका एक अनस्टॉपेबल इम्पैक्ट पड़ा अमेरिकन के ऊपर। ये एक अहम कारण बन गया अमेरिका को वहां से वापस आने के लिए। और भी काफी सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कारण बन गया। इसी तरह अगर आपका ध्यान आप 2010 को ले लेंगे, ये जो ट्यूनिसिया में हुआ था, एक स्ट्रीट वेंडर अपने आप को आग जला दिया था, सेल्फ इमोल, एक आदमी। और आप देखिए 19 अरब कंट्रीज, उसमें अरब स्प्रिंग फैल गया। 7 अरब कंट्री के जो सरकार हैं वो पूरा बदल गए, पूरा एकदम नया सरकार को लाना पड़ा। तो ये एक एक आदमी की जो सेल्फ इमोलेशन की इम्पैक्ट देखिए। लेकिन यहाँ पे 169 लोग अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर चुके हैं, अपना डेमोक्रेसी, अपना ऑटोनॉमी को
मानते हुए, और यहीं पे मैं किल कर देना चाहता हूं कि चाइना इज टोटली ब्लॉक्ड ऑल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये यहीं पे एक इशू में किल करना चाहता हूं। इन केस आई एम मिसिंग आउट समथिंग देन यू कैन गेट बैक टू मी एंड टेल मी कि उन्होंने अमेरिका ने एक एक पार्लियामेंट में अपना जो बाई पार्टीशन बिल जो अभी किया है 12 अगस्त 26 कांग्रेस में, फ्यूचर ऑफ टिबेट एक्ट 2026 आफ्टा बोलते हैं। इसका जो मकसद है, ये एक बाई पार्टीशन मेजर है। उसका एम है टू स्ट्रेंथन वॉशिंगटन्स लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट विथ टिबेटन पीपल and enhancing international standing of their democratically elected leadership. Now, democratically elected leadership है कहाँ पे? ये है धर्मशाला में बैठा है। His Holiness दलाई लामा धर्मशाला में। और उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं कि सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन। और अमेरिका जो अभी जो लेजिस्लेट किया है वो एक HR 8982 की तहत उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन मई 2026। अभी वो बिल पास हुआ है और वो बिल का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इट प्लेसेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्टीट्यूशन representing the Tibetan people and on presenting its role in determining the future of Tibet. और आफ्टर ये भी कहता है कि इस establishes after would establish it as US policy to engage directly with the Tibetan people through their democratically elected reps. इसका मतलब तो धर्मशाला में बैठे हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब ये जेनोसाइड, कल्चरल जेनोसाइड हो रहा था, तब उस समय उन्होंने अमेरिका ने एक लेजिस्लेट किया है पावर को। वो पावर का नाम है कल्चरल डिस्टिंग 13th। उस समय उन्होंने इसको जो लेजिस्लेट किया था, ये this is missing out anyway. If I find out at this thing, HR 4331, US Congress passed bipartisan resolution HR 4331 and signed by US President into a law which forbids any attempt of China to install its own choice of Dalai Lama. Now पूरा ड्रामा क्या है? ड्रामा ये है कि His Holiness Dalai Lama अभी 80 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। बुढ़ापा आ चुका है, उनको मालूम है, वो तो 2-3 जगह बोल दिया है कि 130 साल तक जिएंगे, लेकिन उनका एक सिस्टम है, उनका धर्म के मुताबिक एक पंचन लामा को वो रीइंकारनेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, 11th पंचन लामा जो गेंदुन चोइकी नीमा थे, ये 3 days after he was officially recognized by His Holiness as the true incarnation of 10th Panchen Lama on 14th May 1995 as a future spiritual leader by Chinese authority. At the age of 6, he was abducted by the Chinese authority along with his family. आज तक ये कब हुआ था? ये 3 days after this. It happened sometime in 14th May 1995. 3 दिन के बाद उनको उन्होंने अपहरण कर लिया था। तब से लेके अभी तक वो पब्लिक आई से दूर रख रहे हैं। और इंस्टेड उन्होंने क्या किया था, चाइना अपने तरफ से गैलेक्सन नॉर्बू को, एक पॉलिटिकल फिगर है, 11th पंचन लामा की तरह अपॉइंट किया है। तो चाइना का ये कहना है कि अगला दलाई लामा जब होगा, एक्चुअली उनका रिचुअल के मुताबिक, टिबेटन रिचुअल के मुताबिक, ये जब पंचन लामा होता है वो स्कैन करता है कि फ्यूचर दलाई लामा के अंदर वो गुण है कि नहीं, और करके वो पूरा एकदम एट्रीब्यूट्स को अप्रूव करते हैं। बाकी सारे जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसको भी वो चेक करके कंफर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशन के नीचे रखते हैं। वो अप्रूव करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, वो बनेंगे। लेकिन चाइना को क्या है, पंचन लामा और दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है, ये काफी दिन पहले से उन्होंने एक थ्रेड की तरह चुना है और सीनियराइजेशन के जरिए से
वो कोशिश कर रहे हैं कि टिबेटन रेजिस्टेंस टू चाइनीज रूल थ्रू कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, चाइना चाह रहा है कि उसको पूरा यूनिफॉर्माइज किया जाए, यूनिवर्सलाइज किया जाए, चाहे जिनजियांग में हो या ईस्टर्न प्रोविंस में कोई हो, या आपका मंगोलिया, ईस्टर्न इनर मंगोलिया या सिंचुआन या मंचूरियन, ये सब के सब पूरा देश के अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं सबका सिर्फ जाति एक ही होगा, एक भाषा होगा, चाल चलन भी एक होगा, उसको कहते हैं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये अमेरिका ने जो लेजिस्लेट किया, जो आपको मैंने बताया कि चाइना का जो नया लॉ है ऑर्डर 5 क्या मीनिंग है, ये एक ऑफिशियल लॉ है। वो कहता है कि चाइना ऑफिशियली जो चीज अनाउंस कर रहा है, जो चीज अपना रहा है, वही मानते रहेंगे। नया कोई नया नियम जो पंचन लामा, 11th लामा या 10th लामा, ये कोई मीनिंग उनके लिए ताल्लुक नहीं रखता, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने जी उनकी पार्लियामेंट में सीसीपी ने ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। तो अमेरिका उसके बरखिलाफ ये एक रजिस्ट्रेट किए हैं कि इसको हम होने नहीं देंगे। लेकिन मैं हकीकत एक बता दूं, ये मेरा असेसमेंट है, जितना मैं स्टडी किया हूं, मैं भी एक चाइना एक्सपर्ट हूं। धीरे 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 पिछले 20-30 साल से एक चीज दिखने में मिला है, वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज जो पहले चाइना के खिलाफ डट के निकलते थे, आजकल अपना मुंह को चुप करने लगे हैं। और ऐसा चुप करने लगे हैं, उससे क्या होता है, क्यों क्यों चुप करने लगे हैं? क्योंकि अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो सैंक्शन इनडायरेक्टली सैंक्शन इम्पोज कर सकते हैं, इनडायरेक्टली रेयर अर्थ एलिमेंट को वेपनाइज कर सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे कहते हैं ना, नियोडिमियम एक क्रिटिकल मिनरल है, इसके बिना आपका F-35 उड़ नहीं सकता है, आपका टेस्ला चल नहीं सकता, आपका डेटा सेंटर में लाइट भी नहीं हो सकता है। मैं तो छोटा सा उदाहरण था, गैलियम, जर्मनियम, एंटोनियम, इस किस्म जो ग्राफाइट, अलग अलग चीजें जो है मैग्नेट्स प्रोसेस करते हैं, ये सिर्फ चाइना ही करता है। तो चाइना के पास आज के दिन में बहुत जबरदस्त चीजें हैं, जिसके वजह से पूरा विश्व को पूरा काबू में ला सकता है, मुट्ठी को पूरा एकदम सबका गर्दन को मोड़ सकता है, वेपनाइजिंग इसी तरह कर रहा है। तो इसीलिए ये यूरोपियन कंट्री जो है धीरे 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 चुप रहना शुरू कर दिया है। यहीं पे मैं कह रहा हूँ ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल होने लगा है। पहले वो अपना मुंह खोल के बोलते थे, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में कहते थे, लेकिन आजकल ये एक उदाहरण वही है, 169 सेल्फ इमोलेशन, पूरा विश्व में कोई भी ऊं की चू नहीं कर रहा है। यहाँ तो अभी तक ये कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल जी यूएनएससी में है सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, उनके ऑफिस बिल्डिंग के सामने कोई एक टिबेटन था जो सेल्फ इमोलेट किया है। ये कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन उसका देखिए प्रेस, वेस्टर्न प्रेस ना कुछ कह रहा है, ना उसका डोमेस्टिक ना रीजनल प्रेस। तो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। ये जो अमेरिका जो लेजिस्लेट किया है, ये एक फॉल्ट लाइन है। इस फॉल्ट लाइन से अगर अमेरिका इसको आगे बढ़ाता है, तो चाइना और अमेरिका के बीच में जितना अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और दरार है, ये और चौड़ा होते जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा एक चुनौती ये होगा हिंदुस्तान के लिए, अगला जब दलाई लामा इलेक्ट होंगे या री इनकारनेट होंगे, तो ये अभी जो छुपा के रखे हैं वो क्या करें। अभी जो खबर आ रहा है, उनका उम्र हो गया है करीब 31-32 साल, ये उससे ज्यादा हो गया है, नौकरी कर रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन हो चुकी है, खबर मिला है। मैं कह रहा हूं जो 11th पंचन लामा की बात है, जो इनका री इनकारनेट किए थे, 3 दिन के बाद उनको हाईजैक कर लिया था, किडनैप कर लिया था, तो लेकिन पब्लिक व्यू में नहीं ला रहे हैं। बट चाइनीज स्पोक्स पर्सन बार बार कहते हैं कि वो सही सलामत है, हेल्दी है, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा हालत में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, ये टक्कर आने वाला जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी यहीं पे शुरू होती है, इसका सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होगा हिंदुस्तान के ऊपर। हो सकता है ये जब री इनकारनेट होंगे या नॉमिनेट होंगे नेक्स्ट हिज होलीनेस दलाई लामा, अभी तो 14 दलाई लामा चल रहे थे, 15 दलाई लामा जब बनेंगे, वो एक समय होगा जब भारत और चाइना के बीच में टक्कर हो सकता है। क्योंकि इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, यहाँ पे धर्मशाला में बैठे हैं। तो इसीलिए मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा सावधानी से रहना निहायत आवश्यक है।
बिल्कुल सर। मूविंग ऑन टू अनदर, प्रेज़ेंट पुतिन, रशिया के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो डिस्प्यूटेड जो आइलैंड है, वहाँ पर उनकी विज़िट रही। और क्यों जापान इतना नाराज़ है? बेसिक सवाल तो मेरा यही रहेगा, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, उनको समझ में आए कि जापान ने नाराज़गी क्यों जताई। और अब साथ में मैं अपना सवाल भी ऐड कर देती हूँ कि सर, जो ये प्रेज़ेंट पुतिन की जो ये विज़िट है, क्या इसको एक सिंबॉलिक डिप्लोमेसी माना जाए, या फिर ये कहें कि जापान के लिए डेलिब्रेट स्ट्रेटेजिक मैसेज है? और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया जो है अपने ईस्टर्न अपने ईस्ट में क्या वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को अग्रेसिवली रिइंफोर्स कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं संक्षेप में इतना कहूँगा, कोई भी हरकत होता है at a global level, or that to Russia. Russia is a legacy extension of erstwhile superpower, सोवियत यूनियन। इनका जब कुछ होता है हरकत, तो हरकत के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होता है, कुछ इंटेंशन होता है। इंटेंशन ये है कि चाइना के साथ कुछ दिन पहले जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कुछ बयान दिए थे, जिसकी वजह से चाइना हैड टेकन ऑफेंस टू इट। तो चाइना ने काफ़ी काउंटर किया था। उन्होंने बोला था वह जो वन चाइना पॉलिसी कि ताइवान के ऊपर कोई हरकत होता है, जापान के जो कोई भी अगर थ्रेट आएगा, तो जापान मजबूरन डिफेंसिव एक्शन लेने के लिए वो मजबूर होंगे, या कोई एक्शन रेस्पॉन्स मैट्रिक्स को एक्टिवेट करने के लिए वो मजबूर होंगे। तो इसी से ही चाइना चिढ़ गया, पूरा बातें एकदम पूरा हाथ के बाहर चला गया। तो ये जो चीज़ है आज के दिन में, ये जाहिर करता है चंद चीज़ों को कि ये चाइना का जो फिलोसॉफी है, जो डॉक्ट्रिन है, ये रशिया के थ्रू जापान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जापान के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन है क्या चीज़? सबसे पहले ये जो प्यूटिन साहब जो गए हैं जिस आइलैंड में, उसको बोलते हैं रशियन भाषा में इटुरोप। इटुरोप कहते हैं कि रशियन भाषा, और जापानीज भाषा में बोलते हैं एटोरोफू। एटोरोफू कहते हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए, रशिया और जापान के बीच में ये जो मैप में दिखाया गया है, एक चेन ऑफ आइलैंड है। ये 4 मेजर आइलैंड, 4 से ज़्यादा हैं, छोटे मोटे अगर आप मिलाओगे आर्किपेलागो टाइप होता है ये, लेकिन 4 मेजर आइलैंड हैं। ये चारों आइलैंड जो है, सर्दर्न आइलैंड को, मेजर आइलैंड को इटुरूप कहते हैं ना। इटुरूप जो है, ये चारों आइलैंड को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन ने इन चारों को कैप्चर कर लिया था। 17,000 जापानीज को वहां से डिपोर्ट किए थे, और पूरा एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये तब से लेके अभी तक इसी कारण के वजह से वर्ल्ड वॉर 2, आप मान के चलिए, उनका जो फाइनल एक सिग्नेचर होता है, एक एग्रीमेंट होता है दोनों देश के बीच में कि समाप्त हो गया, ये समाप्ति अभी तक जापान और सोवियत यूनियन के बीच में हुई नहीं है ऑफिशियल या फॉर्मली। इसी के वजह से क्यों कि जापान का ये जो क्यूरिल आइलैंड है, चेन ऑफ आइलैंड, ये एक्चुअली ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली ये जापान को बिलोंग करता है। बट अभी फिलहाल ये रशिया के डोमिनेशन या ऑक्यूपेशन के नीचे है, रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे है। उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिशरी, मार्केटिंग, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ जो है रशिया सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके पहले 2010 को इनका जो प्रेसिडेंट था, उनका नाम है फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव, ये थे फर्स्ट रशियन लीडर टू विजिट इन 2010। उसके बाद ये गए हैं। तो क्योंकि इसको जापान क्लेम करता है कि ये उनका है, हिस्टोरिकली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये चारों के चारों आइलैंड या क्यूरिल आइलैंड का जो चेन है, ये पूरा उनका है। लेकिन रशिया कह रहा है कि नहीं, ये हमारे नीचे है, यह हमारा ही है। तो इस डिस्प्यूट की वजह से हो सकता है कि ये अगला एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है बिटवीन पैसिफिक एंड द सी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, चुंडोक, या जो भी है, ये इस जापान सी का एक हिस्सा बन जाता है रशिया के साउथ की तरफ। ये एक फ्लैश पॉइंट, एक नया फ्लैश पॉइंट मैं कहूँगा, क्यूरिल आइलैंड का एक नया फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इससे क्या होगा, जापान के ऊपर जितना पहले अभी तक प्रेशर चल रहा था, उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ने का काफ़ी खतरा है। ये है मेन मुद्दा। अगर ये समझ गए हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, जापान का जो सरेंडर हुआ था, जापान का सरेंडर ये 81st
ईयर ऑफ सरेंडर है। उनका 3 अलग-अलग डेट है, एक 14 अगस्त, उसके बाद 15 अगस्त और उसके बाद सितंबर के बाद 2 या 3 सितंबर को अलग-अलग 3 डेट है। 14 अगस्त को जो उस समय जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो उन्होंने डिक्टेट दिया था उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। 15 अगस्त को उन्होंने साइन किया और उसके बाद 2 सितंबर को वो पूरा एकदम उसको अमल किए। तो ये जो 3 अलग-अलग डेट में आज यानी कि कल का जो डेट है इंपॉर्टेंट है। तो इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए काफी सारे जो डिफेंस एनालिस्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये विजिट प्लान किया गया है ताकि जापान को गलत जगह पे आप रब कर सकते हो, उनको प्रोवोक कर सकते हो। और जापान को प्रोवोक करने का मतलब क्या है? तो जापान को प्रोवोक करने का मतलब ये है कि उनका जो ध्यान अभी ताइवान की तरफ है वो रशिया की तरफ हो जाए और उनका एक आइलैंड वो सिकांकू जिसको दियाओ आइलैंड बोलते हैं, ये वो चाइना कहता है कि वो जो आइलैंड उनका है और जापान कहता है कि वो आइलैंड उनके। सो एक रशिया के डिस्प्यूट, एक चाइना के साथ डिस्प्यूट। चाइना का जो डिस्प्यूट सिकांकू आइलैंड या दियाओ आइलैंड जो बोलते हैं, जापानीज नाम अलग और चाइनीज नाम अलग। 2010 को चाइना के एक जहाज एक जापानीज कोस्ट गार्ड की जहाज के खिलाफ टक्कर जाके लगाया था और जापानीज ने किए थे कि उस चाइनीज जहाज का जो कैप्टन था उसको अरेस्ट करके उसको जो टेक्निकल सपोर्टिंग टीम थे उनको लेके एक जुडिशियल कस्टडी में ले गए थे, उसको ट्रायल के लिए शुरू कर दिया था। उस समय चाइना ने बोला कि तेरा जितने भी ये कार का बिजनेस चल रहा है पूरा विश्व में, पूरा कार का बिजनेस को मैं ठप कर दूंगा। क्यों? वो कार तब बनता है, वो सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट, और तब से उनका डोमिनेंस शुरू हो गया था। तो जापान यही चीजें चाइना से खरीद के अपना कार को बनाते थे, डेवलप करते थे और पूरा विश्व में वो एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके वजह से उनका कार मार्केट ठप हो गया, जिसकी वजह से उनका जो कैप्टन साहब को लेके गए थे अरेस्ट करके, उनको कन्विक्ट करना चाह रहे थे, उनको रिलीज करना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स इश्यूज इसमें जुड़ा हुआ है। सो मैं कहूंगा कि ये नए किस्म का एक फ्लैश पॉइंट उभर के निकल रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना निहायत आवश्यक है। और आने वाले समय अगर ये जो मैप आपने दिखाया था, ये होकाइडो है जापान की तरफ और रशिया के तरफ जो जगह है उसका नाम है कामचटका पेनिनसुला। ये कामचटका है रशिया की तरफ, होकाइडो है जापान की तरफ। ये आइलैंड दोनों के बीच में क्यूरिल आइलैंड को स्प्रेड किया है। ये काफी लंबा, करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा है ये और फैला हुआ है। और ये एक चेन ऑफ आइलैंड का अमेरिकन प्लान के मुताबिक यहाँ पे उनके नेवल रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे ताकि अगर रशिया और चाइना की तरफ से कोई ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, किस तरफ, गायोम आइलैंड या हवाई आइलैंड जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की तरफ, तो ये एक फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड जो है जो कुदरती नेचर की तरफ से एक डिफेंसिबल पोजीशन देता है जहां पे नेवल रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके वो लड़ाई की तैयारी कर सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सर अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको लेकर यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो रेड फोर्ट पर अटैक हुआ था उसमें पूरा हाथ अलकायदा का था, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो AQIS का रेड फोर्ट अटैक से जो यूएन एट्रीब्यूशन इंडिया के जो काउंटर टेरर नैरेटिव है उसको कितना स्ट्रेंथन करता है, कितना अहम आप इसको मानते हैं? और साथ ही हम अगर पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें अलकायदा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, इस जैसे ग्रुप्स के लिए जो लॉजिस्टिक्स और जो फाइनेंसिंग नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करना इंटरनेशनल प्रायोरिटी क्यों नहीं बन रहा है सर? ये मैं ओके, वेरी गुड। मैं चंद चीज़ों को हाईलाइट करता हूं क्योंकि आपके स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। सो ये बता देना ठीक रहेगा। ये जो चीज़ है, फिर चलिए, वो नोटबुक में लिखा हुआ है, मेरे को ऐसे मुंह जबानी पता है, मैं बता देता हूँ। 1996 को ओसामा बिन लादेन उन्होंने एक बार नहीं बार बार उन्होंने इतला किया था कि हिंदुस्तान में वो जिहाद शुरू करना चाहते हैं। किस चीज़ के लिए? वो अल-कायदा का चीफ हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने ये इतला किया था हिंदुस्तान में ये जिहाद
के जरिए से पूरा देश को वो कैलिफेट या उसको उनका जो अलकायदा का जो अहम मुद्दा है कि इस्लामाइजेशन ऑफ जो इंडिया एज ए कंट्री उसको बढ़ाएंगे। उन्होंने बहुत जोर से कोशिश किया, हुआ नहीं। और उसके बाद सबको मालूम है कि 9/11 हुआ। 9/11 के बाद यूएसए और जो उनका नेटो फोर्सेस है उन्होंने लड़ाई किए, 20 साल तक रहे। 2021 को अफगानिस्तान से वापस किए। ओसामा बिन लादेन 2011 को कहाँ अबोटाबाद में मारा गया। और उनका जो नंबर 2 थे जब वो चीफ बने अल अल जयर, जो वो अफगानिस्तान काबुल में फिर मारे गए। सो उसके बाद अलकायदा सब सोच रहे थे कि ये ना की बराबर है, वो गलत है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये मान के चलिए ये ऐसा। अलकायदा का जन्म कहाँ से हुआ? जन्म हुआ जब वो मुजाहिद्स को लेके रशियंस को अफगानिस्तान से धकेल के भेजना चाह रहे थे। अमेरिका मुजाहिद्स कहाँ, पाकिस्तान का मदद लेके सारे मुजाहिद्स जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ से वॉलंटियर्स को लाके उनके खिलाफ लड़ने के लिए एम्प्लॉय किया था। वही लोग जो है आगे जाके वो अलकायदा में कन्वर्ट हुए हैं और उसमें तालिबान डिसअफेक्टेड जो है पीपल इसमें जुड़े हुए हैं, तालिबान का भी है इसके साथ। तो ये जो अलकायदा है ऐसा उनका मेन मुद्दा है आज के दिन में कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और इसी तरह चंद एक और कंट्रीज हैं, इसमें वो अपना कैलिफेट या डोमिनेंस को फैलाना चाहते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। और इस तरफ जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। पहले वो अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक रहते थे, आजकल पाकिस्तान के अंदर। यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जिसका मदर यानी कि हेडक्वार्टर लंदन में है, एक ऑफिस वाशिंगटन में होता है। ये टाइम टू टाइम वहाँ से एक रिपोर्ट निकलता है। उस रिपोर्ट को अगर आप रीड बिटवीन द लाइन करेंगे 2018 से लेके अभी तक 26 तक, एक चीज उभर के आता है कि पूरा विश्व में करीब करीब 68 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट माना जाता है, यानी कि उनके रिकॉर्ड में है। और ये ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट में से हो सकता है 2 आधा ऊपर नीचे हो, चंद एक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। वो 12 नंबर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और 12 में से 5 जो है हिंदुस्तान की तरफ फेस करते हैं और बाकी जो 7 हैं वो पाकिस्तान के अंदर, कुछ वो ईरान की तरफ, कुछ अफगानिस्तान की तरफ, इसी तरह वो ऑपरेट करते रहते हैं। सो अलकायदा जो है एक उनमें से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलकायदा आप ऐसा मान सकते हैं कि इसके साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं उनका ओवरलैप हो रहा है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा जब ज्यादा पावरफुल हो गया उसको कंटेन और काउंटर करने के लिए जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान ने शुरू किया था, आईएसआई ने। अलकायदा एक ऐसा संस्था है। अलकायदा और आईसिस 2 अलग अलग है। आईसिस की जो बात करते हैं 2017 बोले कि उसका मेरुदंड को तोड़ डाला है, और मेरुदंड को तोड़ तो दिया लेकिन ये छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और वहां पे लवंटा एरिया कौन सा आपका, जो इजराइल, मेडिटेरेनियन, सीरिया, टर्की, इराक के नॉर्दर्न इराक, ये एरिया को लेवेंट एरिया कहते हैं। और एक ग्रुप होता है बोलते हैं आइसिस खोरसन, ये सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान करके ये साउथ एशिया को कट अक्रॉस करके जाता है, कहाँ पे, सीधा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ। सो ये अभी तक कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन जोर से हाथ पर मार रहे हैं। उसको कोऑर्डिनेट करने वाला है आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। अभी आते हैं मेन मुद्दा, जो ये जो दिल्ली वाला जो ब्लास्ट है, अलकायदा, अभी तक अलकायदा का कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी नहीं हुआ है ब्लास्ट या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का हिंदुस्तान के सॉइल के ऊपर, मेरे रिसर्च के मुताबिक। अगर मैं गलत कह रहा हूं, आई एम प्रिपेयर्ड टू करेक्ट माई सेल्फ, लेकिन मेरे स्टडी, मेरे समझ के मुताबिक अलकायदा का अभी तक कहीं हुआ नहीं। ये पहला इस तरह हुआ है, और ये एक संकेत देता है कि सही टाइम पे हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी अपैरेटस डबल डाउन करके उसको तोड़फोड़ करके पूरा गहराई में जाके उसका जड़ से उसको उखाड़ने की कोशिश करें। ये बहुत ही एकदम मजबूत स्टेप देश ले रहा है, और इसके लिए तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।
बिल्कुल सर। सर मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा था एंड में, बस चलते-चलते वो मैं आपसे थोड़ा-सा वापस से पूछना चाहती हूँ कि जो ये रिपोर्ट है, जो मैंने आपसे पूछा था कि जो भारत की का जो नैरेटिव है पूरा उस टेररिज़्म को लेकर, तो वो कितना जो मतलब उसको ये मजबूती देता है ये रिपोर्ट, और जो है, और साथ ही जो ये इंडिया का जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो टेररिज्म और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उन सबको मतलब ये अब ये एक इंटरनेशनली इस मुद्दे को क्यों एड्रेस नहीं किया जाता? क्यों इन सारे जो टेरर नेटवर्क और फाइनेंसिंग है उसको डिसरप्ट करने के लिए? मोटा-मोटा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये दिस इज़ द रियलिटी। जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे, आप समझते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ पाएँगे। ये अनफॉर्चुनेटली जैसे हम कहते हैं ना, वो चाइना जैसे वो क्या यूनिफॉर्म कल्चरल यूनिफॉर्मिटी कर रहा है। पूरा विश्व को आप कल्चरल यूनिफॉर्मिटी या अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वैसा अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं कर सकते। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज है, लीडिंग इकोनॉमीज या वेस्टर्न अलायंसेस हैं, उनकी सोच विचार अलग है। वो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के देश जो है वो दबे हुए रहना चाहिए। जो हम कहते हैं ये टेररिस्ट, जब तक ये अल कायदा का नाम क्यों आ रहा है उभर के, इसलिए आ रहा सर है कि अल-कायदा भी तो अमेरिका ने ही बनाया। आईएसआई किसने बनाया? आईएसआईएस। देखोगे अलकायदा किसने बनाया? अलकायदा तो अमेरिका ने बनाया। ठीक है, ओसामा बिन और ये लादेन तो को खुद यूएस के खुद लीडर्स अपना आप खुद बोल चुके हैं। क्योंकि 9/11 हुआ, क्योंकि ट्विन टावर नॉकडाउन हुआ, तो इसीलिए वो थोड़ा झिझक के आके उसके पीछे पड़े रहे मारे। लेकिन उससे मारने के बाद क्या अलकायदा पूरा ये तो डिसिमेट तो नहीं हुआ ना। अलकायदा इतने सालों के बाद अपना वो इमेज को दिखाया है। अलकायदा और कहाँ कहाँ पे है? कुछ आपको नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका या सहल रीजन में मिलेंगे अलकायदा, कुछ आपको लेवंट एरिया में मिलेंगे, मतलब इराक सीरिया ये में मिलेंगे, और कुछ अलकायदा यहाँ पे हिंदुस्तान में वो फुटप्रिंट दिखाने की कोशिश की है। और साथ ही ये भी कि आपका जो सवाल है कि पूरा विश्व में उसका एक कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर क्यों नहीं बना सकता, हिंदुस्तान एग्जैक्टली यही प्रपोजल दिया था 1997 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें टर्म्स लाइक टेररिज्म, टेररिस्ट, ये सारे चीजें जो हैं ये उनको अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग डिफाइन करते हैं। हमारे लिए जो टेररिस्ट है, जैसे कि ट्रूडो था कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए वो फ्रीडम फाइटर है। ठीक है ना? जैसे पन्नू है हमारे लिए एक टेररिस्ट है, लेकिन अमेरिका के लिए वो फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स यस। का पहलू बन जाता है। तो ये जब तक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन नहीं यस। होगा, तब तक आप कोई एक मसला को हल नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर हो गया, होने वाले चीज जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने तीनों ही मुद्दों को बहुत ही कम समय में काफ़ी विस्तार से समझाया। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी आसानी से ये समझ में आने वाला ये पूरा शो रहने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एनी टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।